बानो कहाँ पर हो? कब से आवाज़ दे रही हूँ। जी बाजी आ रही हूँ। हमारी नौकर काफ़ी सुस्त हो चुकी है। मैंने अपने पति से कहा जो कि फ़ोन चला रहे थे। आधे घंटे पहले चाय को कहा था, खुद ही जाकर देखती हूँ। मैं ये बात कहकर कमरे से बाहर निकल कर आ गई, मगर अचानक से किसी से टकरा गई। ये बानो ही थी। उसके हाथों में कुछ चीज़ थी। मैंने उसको अपनी चाय लाने की बजाय किसी दूसरे काम में मसरूफ़ देखा तो मुझे गुस्सा आ गया और मैंने उसे अपने आड़े हाथों लिया। बानो, मैं कब से इंतज़ार कर रही हूँ और तुम इधर से उधर फिर रही हो। बानो के चेहरे पर परेशानी थी जिसे मैं अपने आप देख सकती थी। बानो मेरी बात का जवाब दिए बिना ही कमरे में चली गई। मुझे यकीन नहीं आया कि मेरे घर के नौकर ही मुझे जवाब देना ज़रूरी नहीं समझते। मैंने चाय बनाई और सोफे पर बैठकर पीने लगी। इतने में मेरी देवरानी भी वहाँ पर आ गई। बातों ही बातों में वक्त का पता ही नहीं चला। तकरीबन आधे घंटे बाद बानो वापस आई तो उसका रवैया याद आया। मैंने बानो को बुलाया और कहा कि तुम्हारा ध्यान कहाँ पर रहता है? मैंने चाय को कहा था और तुम यहाँ से वहाँ घूम रही हो, क्या हो गया है तुम्हें? मेरी बात सुनकर बानो ने कहा कि छोटी बाजी को यकनी देने गई थी। मैंने कहा कि चलो छोटी बाजी को बुला कर लाओ। मेरी आवाज़ सुनकर बानो ने कहा कि वे तो खाना खा कर सो गई हैं। मैंने कहा वक्त देखो, तो कहा खैरियत तो है ना? वे इस वक्त क्यों सो गई है? उसकी तबीयत तो ठीक है, मैं जाकर देखती हूँ क्या हो गया मेरी बच्ची को अचानक। बानो ने कहा बाजी वे तो काफ़ी गहरी नींद में सो रही है, बस कह रही थी कि आराम करूँगी थोड़ा सा। मैंने कहा ठीक है। उसने मेरी बात सुनकर अपने कमरे में चली गई और मैं भी अपनी बच्ची के साथ आज बाज़ार जाने का इरादा कर रही थी, इसलिए अपनी बेटी को भी साथ ले जाना चाह रही थी, लेकिन वह तो जल्दी ही सो गई। शाम को जब हम वापस आए तो समरीन गार्डन के झूले पर बैठी थी। मैंने अपनी देवरानी को वहीं छोड़ा और अपनी बेटी की तरफ गई। समरीन मेरी बच्ची कैसी हो? समरीन ने अपनी तबीयत के मुताबिक जवाब देते हुए कहा जी अम्मी ठीक हूँ। मैंने उससे बराबर में बैठते हुए इधर उधर की बातें करनी चाहिए, मगर वे हूँ हाँ में ही जवाब दे रही थी। मैंने गौर से समरीन की तरफ देखा। उसकी नज़रें न जाने किस चीज़ को तलाश कर रही थी। मैं कुछ समरीन को कहती उससे पहले मेरी देवरानी भी वहीं पर आ गई। उसने समरीन का हाल पूछा तो उसने बेदारी से जवाब दिया और अंदर उठकर घर में चली गई। मेरी देवरानी और मैं ये बात सोच कर रह गए कि आजकल की लड़कियां कितनी चंचल हैं और समरीन को देखकर लगता है कि वे इस दुनिया की नहीं हैं। खैर, इस सोच को अपना वहम करार देते हुए मैं अपने काम में मशरूफ़ हो गई। नाश्ते पर सब लोग मौजूद थे। देवर देवरानी, मैं और मेरा पति बानो चाय बना रही थी। जब मैंने उससे कहा कि समरीन को तो बुलाओ, वह कहाँ पर है, तो बानो ने जवाब दिया बाजी, छोटी बाजी को तो मैंने कहा है वे आ रही हैं। थोड़ी देर बाद समरीन आ गई। नाश्ता करते हुए मेरी नज़रें प्लेट में चम्मच हिलाती हुई समरीन पर पड़ी। वे खाना नहीं खा रही थी। मैं कोई बात कहती उससे पहले ही मेरी देवरानी ने समरीन को बोल दिया कि समरीन बेटा, खाना क्यों नहीं खा रही हो? उनके कहने पर समरीन ने कुछ खाना शुरू कर दिया और मैं भी अपने खाना खाने में मसरूफ़ हो गई। आज मेरे दायरे में एक बहुत बड़े सियासतदान को आना था। मैं जल्दी से घर से निकल गई और मेरे पति ऑफिस में मसरूफ़ हो रहते थे। समरीन ने पढ़ाई मुकम्मल नहीं की थी, वे घर में ही रहती थी। बहुत कहा कि तुम भी किसी काम में हिस्सा लो, लेकिन वे खामोश हो जाया करती और ख़ास तवज्जो नहीं देती थी। घर पर मेरी देवरानी और बानो से उसकी अच्छी दोस्ती थी। मैं भी इस मामले में ज़्यादा परेशान नहीं होती थी। रात को जब मैं घर पर वापस आई तो मैंने देखा कि बानो समरीन के कमरे में खाने के खाली बर्तन लेकर निकल रही है। मैंने पूछा कि क्या खाया है समरीन ने, तो पल भर में बानो का रंग उतर गया और मुझे देखने लगी। मैंने उसे खामोशी देखा तो मैंने अपना सवाल दोबारा दोहराया, बानो इस वक्त क्या खाया है समरीन ने? मेरी सख्ती को देखकर बानो ने कहा बाजी, उनको पास्ता खाना था, वही बना कर दिया है। मैंने कहा कि पागल, इतनी देर में क्यों बताया तुमने मुझे? तुम भी बानो कभी कभी बहुत अजीब सी हरकतें करती हो। मैं ये बात कहते कहते अपने कमरे में चली गई, लेकिन मुझे सीढ़ियाँ चढ़ते हुए महसूस हुआ कि जैसे बानो वहीं पर खड़ी है। मैंने पलट कर देखा तो उसने भी किचन की तरफ चल दी। मेरे दिमाग में अचानक से एक सवाल आया, मगर थकावट की वजह से मैं सब कुछ भुलाकर आराम के लिए लेट गई। नींद नहीं आ रही थी। मेरी सोच एकदम बानो पर आ गई। ये 20 साल से ही यही नौकर है और इस घर को अपना घर समझती है। पति हकीम है और औलाद नहीं है, इस वजह से समरीन पर ख़ास तवज्जो है, मगर माँ का दिल है औलाद के लिए परेशान हुआ। गुजरे हुए वक्त को याद करते हुए मुझे बानो के बारे में सोचना बेकार लगा। नींद इतनी आ रही थी कि मैं सो गई। अगली सुबह रोज़ के मुताबिक काम हुए।
सब रोज़ बैठे हुए थे। जब बानो और समरीन को बाहर जाते हुए देखा, मैंने पूछा कि कहाँ पर जा रही हो, तो हड़बड़ाहट में बानो ने कहा, बाजी हम यहीं बाज़ार तक जा रहे हैं। मैंने कहा कि समरीन को लेकर जा रही हो? मेरी बात सुनकर बानो ने कहा कि ऐसे ही छोटी बाजी घर से नहीं जाती हैं, इसलिए बाजी भी घूम लेंगी। मुझे ये बात काफ़ी अजीब लगी, मगर जो भी बात हो, मैं खुद समरीन की उदासी से परेशान थी। सोचा अच्छी बात है, बाहर जाएगी तो दिल बहल जाएगा। वे दोनों बाहर जाने लगी तो मैंने एक सरसरी नज़र बानो पर डाली। उसकी चादर में शायद कुछ था जो कि मुझे ठीक से नज़र नहीं आ रहा था। मैं उसके बारे में पूछती, लेकिन बहुत तेज़ी से बाहर निकल गई। मैंने सोचा जब आ जाएगी तब पूछ लूँगी। मैं काम में मसरूफ़ थी जब मुझे किसी के चहकने की आवाज़ आई। मैं हैरान थी कि घर में तो इतना खुश मिजाज कोई भी नहीं है, फिर ये कौन है? मैं बाहर गई तो वहाँ का मंजर देखकर मुझे हैरत का झटका लगा। मुझे तो अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था, ये सब क्या था? एक ख्वाब था। मेरी बेटी बानो के साथ बहुत खिलखिला कर हंस रही थी, उसके चेहरे से खुशी झलक रही थी, मगर मुझे ये सब कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि अचानक मेरी बेटी को क्या हो गया है। इस वजह को जानने के लिए मैंने बानो को आवाज़ दी और पूछा, बानो खैर तो है, इतने खुश क्यों हो? तो बानो ने कहा, कुछ नहीं बाजी, हम बाज़ार गए तो वहाँ बाजी ने एक बंदर का तमाशा देखा और जब से हंसी रही हैं। बंदर की हरकत कर कर के बात याद करके मुझे तो बहुत ज़्यादा खुशी हुई कि चलो किसी चीज़ तो मेरी बेटी के चेहरे पर खुशी लेकर आई। मैं अपनी बेटी के पास जाकर बैठ गई। वह मुझे भी बंदर के किस्से सुनाने लगी और मुझे भी बहुत खुशी से खेल देखने के लिए कह रही थी। मैं बहुत खुश हुई समरीन को देखकर। मैंने उसे कह दिया कि तुम रोज़ समरीन को बाहर लेकर जाना, ऐसे करने से सेहत तो बहुत असर पड़ता है। ठीक है बाजी, ऐसा ही करेंगे। थोड़ी देर बाद समरीन अपने कमरे में चली गई और वह अपने कमरे पर ही थी। मेरे पड़ोस की औरत घर पर आई। हमारे पड़ोसी से मेरी दोस्ती थी। बातों ही बातों में मेरी पड़ोसन ने समरीन के बारे में पूछा। मैंने बताया कि अभी वह अपने कमरे में है। मेरी बात सुनकर कहा कि अगर आप बुरा ना माने तो आपसे एक बात कहूँ। मैंने कहा कि जी बोलिए। उसने बताया कि रात के वक्त आपकी नौकर को छत पर देखा था। मैंने कहा इसमें बुरा मानने वाली क्या बात है, वे घर का काम करती है, कुछ करने गई होगी। मेरी बात पूरी कहने से पहले ही उसने कहा कि अरे नहीं, मैं ये नहीं कह रही हूँ, बात तो सुनो, उसके साथ तुम्हारी बेटी समरीन भी थी। मैंने कहा कि मगर समरीन उसके साथ क्यों छत पर जाएगी? फिर इस औरत ने कहा कि वह ये कह रहे थे कि कल का दिन ज़िंदगी का अच्छा दिन होगा। मुझे ये बात बहुत अजीब लगा कि आखिर रात के इस वक्त कौन छत पर खड़ा होकर अगले दिन की बात करता है, वह भी एक जवान लड़की अपने नौकर के साथ। मैं सोच में पड़ गई, ये क्या माजरा है? मैंने कहा चलो अच्छा ठीक है, मैं भी पूछती हूँ। मैंने बानो को आवाज़ लगाई। वे बोतल के जिन की तरह हाजिर हो गई। मैंने कहा क्या कह रही है? तुम कल रात समरीन के साथ छत पर क्या कर रही थी? मेरी बात सुनकर बानो ने देखा और कहा कि कुछ नहीं बाजी, बस ऐसे ही मैं कपड़े उतारने गई थी और छोटी बाजी टहल रही थी। हल्की फुल्की बातें की और क्या करना था। मुझे ये बात सुनकर मेरी पड़ोसन ने कहा कि झूठ मत बोलो, मैंने तुम्हारी बातें सुनी हैं और अब तुम बात ही बदल रही हो। पड़ोसन की बात सुनकर बानो के चेहरे पर कुछ शिकन दिखी और वह अपनी उंगलियां मोड़ने लगी। उसके बदलते हुए तेवर मैं भी देख सकती थी। मैंने कहा मुंह पर कफन लगाए क्यों खड़ी हो बानो? मैं तुम्हारे मुंह से सुनना चाहती हूँ। क्या सुनना चाहती हो अम्मी? अचानक समरीन ने बात करते हुए कहा। पता नहीं समरीन कब आ गई, मुझे तो पता ही नहीं चला। मैंने कहा अच्छा हुआ समरीन आप आ गई हो, मैं बस इतना कह रही हूँ। बस अम्मी, आप किस बात की बहस में पड़ गई हैं? रात के वक्त छत पर जाना कोई गुनाह नहीं है और बानो खाला के साथ जाने पर इतना सवाल। अगर वे कह रही हैं तो उन पर यकीन कर लो, काम से गई थी वे छत पर। इकरा आंटी ने पता नहीं क्या सुन लिया जब से वह आपको सुना रही हैं। समरीन के लहजे में कुछ था जो मुझे खटका, लेकिन ये वक्त बहस करने का नहीं था। फिर समरीन ने कहा कि वैसे आंटी आप उस टाइम छत पर क्या कर रही थी? इकरा अचानक सवाल पर बौखला गई और बोली मैं कुछ नहीं कर रही थी, मगर तुम्हें देखकर मुझे अंदाज़ा हो रहा है कि तुम जो कर रही थी वे मुझे नहीं पता चलने चाहिए था। ये बात कहकर इकरा घर से चली गई। मैंने समरीन को डांटते हुए कहा कि ये क्या तरीका था बात करने का? समरीन ने कहा अम्मी आपने इकरा आंटी की बातें सुनकर बानो खालों पर सवालों की बारिश कर दी। क्या आप उनको जानती नहीं? मैंने कहा बस तुम बहुत कुछ बोल रही हो। मैंने इकरा की बात सुनकर सिर्फ बानो से वजह पूछी थी। मैंने कहा बानो जाओ,
काम करो। समरीन भी अपने कमरे में चली गई। मुझे इकरा की वह बात बताना इतना अजीब नहीं लगा जितना इस बात पर समरीन का रिएक्शन मुझे हैरान करके चला गया। अगर कुछ ऐसी वैसी बात नहीं थी तो समरीन का इस तरीके से बात करना गलत था। समरीन का ऐसा कुछ जाहिर करना मुझे बहुत सी उलझन में डाल गया। कुछ देर बाद मैंने बानो को किचन में देखा। मैंने कहा, बानो क्या कर रही हो? बानो ने कहा कि मैं सूप बना रही हूँ समरीन बाजी के लिए। मैंने कहा, तुम पागल हो, इतनी गर्मी में वह सूप पी लेगी? बानो ने कहा कि पता नहीं बाजी, आप उनसे ही पूछ लीजिए, मैं सूप लेकर जा रही हूँ। मैंने सोचा कि ये समरीन से पूछ लूँ, लेकिन समरीन से पूछना या कहना मुझे सही नहीं लगा। मैंने कहा, सोचा कि क्या पता उसका दिल कर रहा हो। बाहर मुझे अपनी देवरानी की आवाज़ आई तो मैंने जाकर देखा। कुछ दिन पहले मेरी देवरानी किसी फंक्शन में गई थी और एक हफ्ते से पहले ही वापस आ गई। मेरी देवरानी से बहुत अच्छी दोस्ती थी, उसके साथ अच्छा वक्त गुजरता था। हम बातों ही कर रहे थे जब समरीन छोटे छोटे कदम उठाते हुए नीचे आई और मेरे बराबर में आकर बैठ गई। मैं खामोशी से समरीन को देख रही थी जो कि बिल्कुल उदास लग रही थी। मुझे समरीन को उदास हुआ देखकर मेरी देवरानी ने कहा कि आप सबको ऐसा क्यों देख रही हो? मैं कोई जवाब देती मगर उसने कहा कि नहीं चाची, कुछ नहीं हुआ। आप बताइए सफ़र कैसा रहा? हाँ, ठीक था। मुझे लगा कि इकरा वाली बात अपनी देवरानी को बता दूं, मगर समरीन की आंखों ने मुझे चुप होने पर मजबूर कर दिया। मेरा और देवरानी का कुछ ऐसा राज और काम नहीं था जो छुपाया जाता, और घर की बात वगैरह मामूली सी बात थी, और ये करके मैं अपनी देवरानी से अपना मन हल्का करना चाहती थी। लेकिन समरीन ने बात मुझे बताने से क्यों मना किया, यही जानना था मुझे। थोड़ी देर बाद समरीन वहाँ से चली गई और मैं भी उसकी कमरे की तरफ चली गई। मैंने जब समरीन के दरवाजे पर दस्तक दी तो समरीन के बजाय बानो ने दरवाज़ा खोला। मैंने बानो को देखा और पूछा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? बानो ने अपने हाथ में पकड़े बर्तन को सामने किया और बोला, ये लेने आई थी। मैं उसे धक्का मारते हुए कमरे में चली गई और समरीन को देखकर मेरा दिल अजीब सा महसूस करने लगा। समरीन उस वक्त चिकन के कपड़ों में बेखबर थी, ज़मीन पर बैठी हुई थी। मैंने उसकी तरफ अपने कदम बढ़ाए। मुझे एक नज़र देकर समरीन ने आंखें बंद कर ली। मैंने पूछा कि अपनी चाची को ये बात क्यों नहीं बताती? मेरी बात सुनकर समरीन ने फ़ौरन आंखें खोली और बोली, आप मुझे क्यों सबकी नज़रों में गिराना चाहती हैं? मैंने कहा, समरीन, जब तुमने कुछ गलत किया ही नहीं है तो ऐसा बोल क्यों रही हो? समरीन ने मुझे कोई जवाब देना ज़रूरी नहीं समझा और आंखें बंद कर ली। मैं अपने कमरे में आ गई। मुझे हैरत हो रही थी कि क्या बात है जो मुझे इतनी परेशान कर रही है। समरीन मेरी छोटी बेटी थी। मैंने और मेरे पति ने उसकी हर बात मानी थी। मैं कोशिश करती कि समरीन की हर ख्वाहिश पूरी कर दी जाए, इसलिए पूरे दिन मेहनत करती थी, मगर समरीन न जाने क्यों हमसे खिंची खिंची रहती। मैट्रिक की पढ़ाई के बाद उसने आगे पढ़ने से भी मना कर दिया। ये बात समरीन के अब्बू को बहुत अजीब सी लगी, लेकिन समरीन की मर्जी थी इसलिए किसी ने कोई एतराज़ नहीं जताया। समरीन पूरे दिन घर में रहती थी। मेरी देवरानी अपनी बेटी की तरह प्यार करती थी और समरीन भी उससे बहुत ज़्यादा लगी हुई रहती। मगर आजकल जो वाक़ये हो रहे थे, मुझे उनसे कुछ गलत होने की खबर हो रही थी। मेरा छठा सेंस मुझे लगातार खबरदार कर रहा था और मेरे दिमाग में आ गया था कि कुछ न कुछ तो ज़रूर गलत है जो हो रहा है, और उससे मैं बेखबर हूँ। रात तक मैं इसी सोच में पड़ी हुई थी। ना जाने कब बैठे बैठे मेरी आँख लग गई। अचानक कुछ गिरा और टूट गया। रात के उस सन्नाटे में आवाज़ गूंजने लगी। मैं घबरा कर उठ खड़ी हुई। वक्त देखा तो 3 बज रहे थे। बाहर से किसी के गुजरने का एहसास हुआ और उसी के बाद कोई भागा। मैं जल्दी से कमरे से बाहर निकली और देखा कि पूरे घर में अंधेरा ही अंधेरा था। बल्ब जलाना चाहा लेकिन उस वक्त लाइट नहीं थी। मैंने फ़ोन की टॉर्च जलाई लेकिन इधर उधर कोई नहीं था। जब अचानक मुझे एहसास हुआ कि जैसे मेरे पीछे कोई आ रहा है। रात के उस वक्त अंधेरे में तन्हा होने का एहसास मुझे डरा दिया। मैंने मुड़कर देखा तो मुझे करंट लगा। मेरे पीछे कोई भी नहीं था, मगर ये मेरा वहम नहीं था। मैं कोई पागल थोड़ी थी जो मैं एक बात ना समझ सकूं। ज़रूर कोई था मगर मुझे कोई नहीं दिखा। मैं जल्दी से कमरे में चली गई और कमरे में जाकर दरवाज़ा बंद कर लिया। मुझे खौफ आ रहा था कि कोई तो था घर में, लेकिन कौन था जो छुप रहा था? मुझे जाकर देखना चाहिए, लेकिन हिम्मत नहीं हो रही थी। अचानक लाइट आ गई। मैंने एक गहरा सा सांस लिया और बाहर निकल गई। मैं गौर से चारों तरफ घर में नज़र डाल रही थी, लेकिन मुझे वह चीज़ नहीं मिली जिसके टूटने की आवाज़ से मेरी आँख खुली थी। ये मेरे लिए हैरत का दूसरा झटका था।
मैं अभी तक इसी में डूबी हुई थी जब मेरी देवरानी ने मेरे कंधे पर हाथ रख दिया। मैं उससे दूर हो गई। मेरे माथे पर मौजूद पसीने की बूंदें मेरे खौफ की वजह दे रही थी। मैंने अपनी देवरानी को बताना चाहा, लेकिन मेरी ज़बान साथ नहीं दे रही थी। उसने मुझे बिठाया और पानी पिलाया। एक सांस में मैं पूरा गिलास खाली कर दिया। मेरा दिल बहुत तेज़ी से धड़क रहा था। देवरानी ने मेरा हाथ अपने हाथ में लिया और कहा, भाभी क्या हुआ है, आप ऐसे क्यों घबरा रही हो? मैंने उसकी बात सुनकर कहा कि मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी कि शायद कोई घर में है, लेकिन यहाँ पर कोई नहीं है। मेरी देवरानी ने कहा कि मैं हूँ भाभी, कोई नहीं है, आपने कोई ख्वाब देखा होगा। मैं चुप रही क्योंकि घर वालों के सामने झूठी नहीं बनना चाहती थी। कोई सबूत नहीं था कि मैंने कोई आवाज़ सुनी या कुछ भी। मैं अपनी देवरानी से नॉर्मल बात करते हुए कमरे में आ गई। मेरे लिए मुश्किल था, रात भर ना सोने की वजह से मेरे सर में बहुत ज़्यादा दर्द था। मैंने बानो को आवाज़ लगाई और बानो मुझे चाय बना दे गई। मैंने बानो से समरीन का पूछा तो उसने कहा कि वे नहा रही है। मैंने सोचा कि बानो को बता दूं, इतनी पुरानी नौकरानी है कि रात को क्या हुआ है, लेकिन एक डर था कि बानो ने भी ये मेरा वहम समझा तो क्या होगा। मगर मैंने हिम्मत की और कहा, बानो रात को मेरे साथ एक अजीब सा हादसा हुआ। बानो ने पूछा, क्या हुआ बाजी, खैरियत तो है? मैंने कहा, हाँ बस कल ऐसा लगा जैसे कि कोई है रात को, मगर कोई भी नहीं था। बानो ने मेरी बात सुनी और कहा, बाजी ऐसे कैसे हो सकता है, रात को तो लाइट नहीं आ रही थी, आप बाहर क्यों आई थी? मैंने बताया कि कुछ टूटने की वजह से मेरी नींद से आँख खुली थी। बानो ने फ़ौरन कहा कि क्या टूटा था बाजी? मैंने कहा कि कुछ नहीं बानो, मैंने अच्छी तरह सब कुछ देखा। उन्होंने कहा कि आपने क्या पता कोई ख्वाब देखा हो। मैंने चौंक कर कहा, बानो मैं पागल नहीं हूँ, ये मेरा ख्वाब नहीं है, मेरा सपना नहीं है, ज़रूर कुछ है जो मुझे पता नहीं चल रहा है। बानो ने कहा, बाजी आप इस बारे में ज़्यादा नहीं सोचना, जो कुछ आपको अभी नज़र नहीं आ रहा है बाद में नज़र आ जाए। मैं बानो की बात समझ नहीं पाई। उससे पहले कि मेरी देवरानी ने मुझे बुला लिया, वे उसके कमरे में चली गई और मैं सोचों को फ़िलहाल भूलकर अपने फ़ोन में बिज़ी हो गई। शाम को मैं बानो को आवाज़ लगा रही थी, न जाने वे कहाँ पर थी। सब जगह देखा लेकिन वे कहीं पर नहीं थी। समरीन भी बानो को देख नहीं रही थी और वे मुझसे पूछ रही थी कि अम्मी बानो खाला कहाँ पर है। मैंने कहा, नहीं मुझे नहीं पता बानो कहाँ पर है। समरीन बहुत ज़्यादा बेचैन नज़र आ रही थी, पूरे घर में घूमती थी। मैंने उसको बेकरारी नोट की थी। समरीन बार बार दरवाजे की तरफ देख रही थी। मैंने उसकी बेचैनी देखी और पूछा, क्या हो गया बेटा, आ जाएगी, वापस सामान लेने गई होगी। लेकिन समरीन तो कुछ सुनने के लिए तैयार नहीं थी। शाम हो गई तो समरीन ने रो रो कर बुरा हाल कर लिया। मेरे पति ने बानो के घर पर पूछा, लेकिन जो खबर मिली वे तो हम सब के पैरों तले ज़मीन निकाल कर ले गई। बानो को पुलिस पकड़ कर ले गई थी। ये सब सुनकर समरीन तो बहुत ज़्यादा रोने लगी। एक पल को तो मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि बानो हमारी इतनी पुरानी नौकरानी है, आज तक घर की कोई चीज़ इधर से उधर नहीं की और हमारे घर में काम करते हुए कभी ऐसा कोई मसला नहीं हुआ। समरीन ने अपना हाल बुरा कर लिया। मजबूरन हमें पुलिस स्टेशन जाना पड़ा। वहाँ का मंजर देखकर मेरा दिल कट कर रह गया। बानो उस वक्त पुलिस वालों की हिरासत में। बानो का रो रो कर बुरा हाल था। समरीन तो उससे लिपट गई थी, मगर बानो मुझे बार बार देख रही थी कि बाजी मेरा यकीन करो, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। मैं तो परेशान हो गई, बानो ऐसा क्यों कह रही है। पुलिस वालों से बात की तो उन्होंने बताया कि बानो ने चोरी की है और जिस औरत के यहाँ पर चोरी की है उसने रिपोर्ट कराई है। मैंने पुलिस को कहा कि बानो ऐसा नहीं कर सकती, मगर वे लोग इस बात को नहीं मान रहे थे। जब मैंने पुलिस से कहा कि बानो को ज़मानत दे दो तो उन्होंने कहा कि इस औरत से बात करें जिस औरत ने इस पर केस किया है। मैंने कहा कि आप मुझे बता दीजिए, मैं बात कर लूँगी। पुलिस वालों ने जब मुझे उस औरत का बताया तो मैं हैरत में पड़ गई और मैं बैठ गई थी। मेरी रिपोर्ट लिखवाने वाली औरत मेरी देवरानी थी, मगर क्यों, उसने ऐसा क्यों किया? ये बात सोचकर मुझे बहुत ज़्यादा अजीब सा लगा कि मेरी देवरानी ने मुझे बताना ज़रूरी नहीं समझा और बानो पर ये इल्ज़ाम लगाया। सरासर गलत था। मैंने अपनी देवरानी को फ़ोन किया लेकिन उसने फ़ोन नहीं उठाया। मैंने एक नज़र रोती हुई समरीन पर डाली और जल्दी से पुलिस थाने से बाहर निकली और सीधा अपने घर गई। वहाँ जाकर मैंने अपनी देवरानी से सवाल किया तो उसने कहा कि भाभी आप नहीं जानती, उस औरत ने हमारे घर से चोरी किया है और आपको पता है कि समरीन पर काला जादू किया है।
मैं ये सब सुनकर पागल होने के करीब थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या सही है और क्या गलत। एक तरफ वफादार नौकर और दूसरी तरफ देवरानी, किस पर एतबार करूं और किस पर नहीं। मैं इसी कशमकश में थी जब फ़ौरन मुझे होश आया और अपनी देवरानी से पूछने लगी कि क्या कहा आपने, बानो ने मेरी बेटी पर जादू कराया है? क्या सबूत है इस बात का कि उन्होंने ऐसा किया है? मेरी बात सुनकर मेरी देवरानी ने कहा, भाभी, बानो रात को समरीन को छत पर लेकर जाती है और तो और रातों को पूरे घर में पानी छिड़कती है। मैंने खुद उसको देखा है और चोरी उसने मेरी अलमारी से पैसे लिए हैं। मैंने खुद रखे थे। मुझे पता था कि आपको यकीन नहीं आएगा, इसलिए मैंने खुद ही पुलिस को शिकायत कर दी। मैंने कहा, तुमने ये क्या किया? ऐसा बानो कुछ भी नहीं कर सकती। एक बार तो मुझसे बात कर ली होती तो आज ऐसा नहीं होता। चोरी क्यों करेगी वह? और समरीन से तो बहुत ज़्यादा प्यार करती है, कभी उसे तकलीफ़ देने का सोच भी नहीं सकती। मैंने उससे कहा, तुम अभी चलो, रिपोर्ट अपनी वापस लो, मगर वह नहीं मानी। मैं उससे बहस में हुई थी जब अचानक मैंने देखा समरीन, जो अपनी आंखों से मेरी देवरानी को घूर रही थी। उसकी आंखों में एक अजीब सी बात देखी थी जिसको महसूस करके मैं खौफ में पड़ गई। मुझे मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज करते हुए समरीन मेरी देवरानी की तरफ आई और बोली, हाँ चाची, अब तो बानो खाला आपको अपनी दुश्मन लगेंगी क्योंकि उन्होंने आपका कच्चा चिट्ठा खोल दिया है। समरीन की बात सुनकर देवरानी ने कहा, तुम पागल हो क्या, बकवास कर रही हो? मगर समरीन को आज ना जाने क्या हुआ था, वह बहुत सख्त लहजे में बोली, बकवास मैं नहीं, आप कर रही हूँ। अम्मी, आपको पता है ये औरत जिस पर आप अंधा एतबार करती हैं, यह आस्तीन का सांप है। आप जब इसके साथ छोड़कर मुझे काम पर जाती थी तो ये औरत मुझे स्टोर रूम में बंद कर देती थी, कुछ खाने के लिए भी नहीं देती थी और मैंने सोचा कि आपको बता दूं, लेकिन उन्होंने मुझे चूहों वाले कमरे में बंद कर दिया। मेरा सांस लेना मुश्किल था जब बानो खाला ने आकर मुझे बचाया इनसे। ये बहुत ज़्यादा जालिम औरत है। इसी औरत ने मुझे आपसे बताने के लिए भी मना किया था और कहा था कि अगर तुमने अपनी माँ से बताया तो तुम्हारी माँ को भी मार दूंगी और तुम्हारे माँ बाप को जान से मार दूंगी। उन्होंने मुझे खाने में जहर भी दिया, लेकिन जब बानो खाला को इस बात का पता चला तो उन्होंने मुझे हकीम साहब अपने पति से दवाई ला कर दी और जो सूप आप पूछ रही थी उसमें ही दवा मिली हुई थी। बाजार जाना तो एक बहाना था, असल मकसद हकीम साहब से मुलाकात थी। कल रात तो इस औरत ने हद ही कर दी। यह हमारे पूरे परिवार को मारकर सारी जायदाद अपने नाम कराना चाहती थी। इसने घर के पूरे खाने में जहर मिला दिया था और खुद ने खाने का बहाना करते हुए अपने कमरे में चली गई। लेकिन बानो खाला ने सब कुछ देख लिया था और उन्होंने सारा खाना फेंक कर नया खाना बना दिया। और जब ये बात इस औरत को पता चली तो उन्होंने इस पर ही चोरी का इल्ज़ाम लगाकर उन्हें घर से निकाल दिया और इस घर से दूर कर दिया। समरीन का रोते हुए ये सब खुलासे मुझे हैरान करने के लिए बहुत हैं। मैंने जब देवरानी की तरफ देखा तो उसके चेहरे के उड़े हुए रंग थे। मुझे पता चल गया कि समरीन सच कह रही है। मैंने एक तमाचा अपनी देवरानी के मुंह पर मारा और मैंने कहा कि ये सिलसिला दिया तूने मेरे प्यार का। अगर तुम्हें जायदाद से हिस्सा ही चाहिए था तो मुझसे मांग लेती, मैं सब कुछ तुम्हें दे देती, मगर मेरी फूल जैसी बच्ची को किस बात की सज़ा दी तुमने? तुम पर खुद का अपना दिल होगा। ये जो खेल तुमने खेला है इसका अंजाम अब तुम्हें मिलेगा। समरीन ने आवाज़ दी और पुलिस मेरी देवरानी को ले गई। समरीन बानो के साथ सोफे पर बैठी थी। मैंने हाथ जोड़े और कहा कि मुझे माफ़ कर दो बानो, मेरी गलती है। मैंने घर उस धोखेबाज के हवाले कर दिया और उसने मुझे धोखा दे दिया। बानो ने मेरे हाथ थाम लिए मगर समरीन मुझसे खफा थी। वह मुझसे मुँह मोड़ कर बैठी थी। मैंने कहा कि मम्मा की जान, मेरी गलती माफ़ करने के काबिल नहीं है। मैं घर से नाकाबिल हो चुकी थी और तुमसे भी बस मेरी खुशी, तुम्हारे हर सपने पूरे करने की थी, लेकिन ये भूल गई थी कि मेरी बेटी को मेरी ज़रूरत थी। मुझे माफ़ कर दो समरीन। समरीन ने मुझे देखा और मुस्कुरा कर मेरे गले लग गई। वक्त ने पलटा खाया, लेकिन उस दिन के बाद मेरी सारी तवज्जो मेरी बेटी पर थी। मेरी मोहब्बत और बानो के साथ की वजह से समरीन ज़िंदगी की तरफ लौट कर आ गई। मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। अब जो होगा अच्छा ही होगा। बहुत बार ज़िंदगी में हम घर बनाने की वजह से काम करते हैं, लेकिन खुद से जुड़े रिश्तों से दूर हो जाते हैं। बस यही हमारी गलती होती है और इसका समय नहीं होता। एहसास जब होता है जब हम अपने उससे दूर हो जाते हैं, तब ठीक करने के लिए दोबारा बनाने में ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है। लेकिन सब कुछ मिल जाता है। कोशिश किया करो कि कुछ हमसे दूर ना हो। धन्यवाद दोस्तों।